हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीत कुमार पाठक अपने यूट्यूब चैनल पाठक केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण अन्य केमिकल रिएक्शंस का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसा कि आप इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें कैटायंस और एनायंस किसी एक्वस सॉल्यूशन में कंबाइन हो करके इनसॉल्युबल आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं। इसी इनसॉल्युबल आयनिक सॉलिड को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। इनसॉल्युबल आयनिक सब्सटेंस को क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट। ये कैसे बनता है? ये बनता है by the reaction between the cations and anions in aqueous solution। जब एक्वस सॉल्यूशन में कैटायंस और एनायन आपस में कंबाइन होते हैं और उनके कंबाइन होने से इनसॉल्युबल आयनिक सॉलिड बनता है, या कह सकते हो सेमी सॉलिड सब्सटेंस बनता है, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल है AgNO3 प्लस NaCl गिव राइज AgCl प्लस NaNO3। AgCl इनसॉल्युबल आयनिक सब्सटेंस है और इसी को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आता है। प्रेसिपिटेट का मतलब है इनसॉल्युबल सब्सटेंस। तो ऐसा सभी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है उससे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये एक एग्जांपल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। अब इसमें इस रिएक्शन को देखिए कैसे किया गया है। AgNO3 का सॉल्यूशन लेते हैं एक बीकर में, फिर इसमें सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ऐड करते हैं धीरे धीरे। तो जैसे जैसे इसको ऐड करते जाते हैं वैसे वैसे वाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट, एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस उस सॉल्यूशन में बनता चला जाता है इस प्रकार से। और इस सेमी सॉलिड सब्सटेंस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट इस रिएक्शन में बनता है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन का बात करेंगे। प्रेसिपिटेशन के बाद में रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, और ये ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ऐसा रिएक्शन जिसमें न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ H+ आयन एंड OH- आयन। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इट इज़ द टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ड्यूरिंग व्हिच फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस। अब ये न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल बनता कैसे है? तो न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल बनता है बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, ये एसिड हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बेस हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब एसिड और बेस एक दूसरे में मिक्स करते हैं तो इसमें न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल बनता है, न्यूट्रल सोडियम क्लोराइड बनता है, और इसी वजह से इसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसीलिए इसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। So neutralization reaction is the reaction in which acids and bases react together to form salt and water. This type of reactions are called neutralization reaction. अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अब हमारे पास रिवीजन के लिए ये पिक्चर है। अब क्विक रिकैप के लिए आप जानते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस बेसिकली 5 टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। कम्बिनेशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। जब दोनों साथ में होते हैं तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ये भी कहा जाता है। अब यहाँ पर कंबशन रिएक्शन क्या है थोड़ा देख लीजिए। कंबशन रिएक्शन, कंबशन का मतलब होता है बर्निंग। जब किसी सब्सटेंस को एयर की प्रेजेंस में हम बर्न करते हैं, एयर मतलब O2, इसके प्रेजेंस में बर्न करते हैं
तो वो सब्सटेंस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम कहते हैं कंबस्शन रिएक्शन। बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस टू कन्वर्ट इट इनटू इट्स ऑक्साइड फॉर्म इज कॉल्ड कंबस्शन इन प्रेजेंस ऑफ एयर। दूसरा होता है कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन ये है A + B गिव राइज C। जब दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट आपस में कंबाइन होकर के जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो इसे हम कहते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। फिर है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर के टूट करके 2 या मोर देन 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो इसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज इनटू 2 or more than 2 simple products then it is called decomposition reaction। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A + BC गिव राइज AC + B। इसमें होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। यह ऐसा रिएक्शन है जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके एक्वस सोल्यूशन से डिस्प्लेस करता है। जैसे BC एक्वस लिखा है, इसका मतलब एक्वस सोल्यूशन ऑफ साल्ट। तो जब मोर रिएक्टिव A लेस रिएक्टिव B को डिस्प्लेस कर देता है तो प्रोडक्ट बन जाता है आपका AC। इसलिए A + BC = AC + B। यहाँ B जो है लेस रिएक्टिव है और A क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके साल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस करता है तो इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद में एक और आता है रिएक्शन जिसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बताया था आपको एक्सचेंज होता है, ठीक है। एक साल्ट का मेटल आयन दूसरे साल्ट के मेटल आयन को डिस्प्लेस करता है तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर रिएक्शन है AB + CD गिव राइज AD + BC। यहाँ पर A जो है C को डिस्प्लेस करता है, C A को डिस्प्लेस करता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस का रिकैप है। आगे हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में, थोड़ा और बात करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कुछ रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिनके दौरान जो एनर्जी है वो हीट या लाइट के फॉर्म में रिलीज होती है। दोज केमिकल रिएक्शंस ड्यूरिंग व्हिच एनर्जी रिलीज आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट देन सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब होता है बाहर निकलना और थर्म मतलब होगा हीट। जब हीट बाहर निकलता है किसी रिएक्शन में तो इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ये देखिए, Fe + 3O2 गिव राइज Fe2O3। आयरन को एयर के प्रेजेंस में हम कंबस्टन कराते हैं तो Fe2O3 बनता है। साथ साथ में हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो जितने भी बर्निंग प्रोसेस हैं, जितने भी जलाने वाली प्रक्रियाएं होती हैं, वो सब मैक्सिमम नियरली ऑल रिएक्शंस जो कंबस्टन के होते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। मेकिंग ऑफ आइस क्यूब, मिक्सिंग ऑफ सोडियम सल्फाइड एंड बेरियम क्लोराइड, तो ये भी जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल हैं, क्योंकि इन सभी रिएक्शंस के दौरान हीट एनर्जी जो है हीट और लाइट के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। तो ये हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का उल्टा होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें जो एनर्जी है वो हीट एंड लाइट के फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस which take energy, which absorb energy during their process। ऐसा रिएक्शन जो अपनी प्रक्रियाओं के दौरान, अपने रिएक्शन के दौरान एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोज केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग which energy get absorbed, this is called endothermic reaction। This required energy can be provided in many form but it is typically in the form of heat। बहुत प्रकार से एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकती है लेकिन उसको हम कहते हैं हीट एनर्जी के फॉर्म में कहते हैं एब्जॉर्ब होता है। देखिए रिएक्टेंट है और इसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो जब कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है अपने सराउंडिंग से, तो इस प्रोसेस का नाम होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है और ये सनलाइट की जो एनर्जी होती है वह एब्जॉर्ब होती है, CO2 और H2O को कन्वर्ट कर देती है ग्लूकोज में। तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन combine and absorb energy from sunlight with the help of chlorophyll
देन दे गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज। तो इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है, क्योंकि उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को मेल्ट करने के लिए हीट एनर्जी चाहिए, और आइस जब मेल्ट होता है तो अपने सराउंडिंग से एनर्जी को हीट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। इसी वजह से जहाँ आइस मेल्ट होता है तो वहाँ पर कूलिंग की प्रोसेस होती है। एक और इसका एग्जांपल है, अगर हम अमोनियम क्लोराइड में वाटर डाल दें तो अमोनियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन बनता है वो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। उसके पीछे का कारण भी यही है कि व्हेन एवर अमोनियम क्लोराइड कंबाइंड विथ वाटर देन इट विल एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, दैट्स व्हाई रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल हैव लो टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इस प्रकार से एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे, एक और क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, रिस्पिरेशन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिस्पिरेशन श्वसन की प्रक्रिया एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्यों है? ऐसा क्वेश्चन आता है, व्हाई रिस्पिरेशन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, या कहते हैं कि प्रूव रिस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्सोथर्मिक, इसमें आपको क्या करना है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेफिनेशन लिख देना है। रिस्पिरेशन में क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपलर फॉर्म में ब्रेक होते हैं, और सिंपलर फॉर्म होता है ग्लूकोज। जब हम श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, रिस्पिरेशन करते हैं, तो हमारे सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज जो हमारे कार्बोहाइड्रेट के मालिक्यूल्स हैं वो ग्लूकोज में ब्रेक हो जाते हैं। जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स हैं वो स्प्लिट होकर के सिंपलर फॉर्म में जाते हैं, और इस दौरान बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसी वजह से हम रिस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो नेक्स्ट है कि जब रिस्पिरेशन के प्रोसेस होता है तो प्रोडक्ट के साथ साथ में कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है, और एनर्जी के रिलीज होने की वजह से हम इस प्रोसेस का नाम कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और यहाँ पर 2 पॉइंट ऊपर जो बताए गए हैं उन्हीं के आधार पर आप इसको कह सकते हो कि रिस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। पहला पॉइंट है, इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंसेस एंड देन कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। In the whole process, energy is released, and because of that, respiration is exothermic process. Second point है, we know that a reaction in which heat is released along with formation of product is known as exothermic process. तो respiration के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, इस वजह से भी ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और इन्हीं की दोनों पॉइंट के आधार पर आप कह सकते हो we can conclude that respiration is exothermic process। तो इस एक्सोथर्मिक प्रोसेस को इस प्रकार से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन का रिवीजन रिकैप कर लेते हैं, पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे, थोड़ा और रिकैप कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन मेनली डिफाइंड इन 2 वे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और एक डिफिनेशन और है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर किसी प्रोसेस में कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, एनी केमिकल सब्सटेंस फॉलोइंग एनी दिस इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। ठीक है, और जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को ऐड करता है या जो सब्सटेंस हाइड्रोजन को रिमूव करता है, हम कहते हैं कि उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो गया, वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया। दूसरा होता है रिडक्शन। रिडक्शन जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ द ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। और जिन सब्सटेंस का जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं और हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, कहा जाता है कि उस सब्सटेंस का वो सब्सटेंस रिड्यूस हो गया और उस सब्सटेंस का रिडक्शन हो गया। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का बहुत सिंपल वे में आप कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। अब इसका एक एग्जांपल भी देख लीजिए। ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एग्जांपल है। मैंने एक बात और बताई थी कि रिडॉक्स रिएक्शन, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ चलते हैं तो उस प्रोसेस का नाम होता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली। रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस अकरिंग साइमल्टेनियसली आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। इसी को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब इस एग्जाम्पल में देखिए, तो हम बात कर रहे थे एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल में एक Fe2O3 प्लस 3CO गिव राइज टू Fe प्लस 3CO2। इस रिएक्शन में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस रिएक्शन में आयरन ऑक्साइड
अपने ऑक्सीजन को लूज करके कन्वर्ट हो रहा है Fe में, और इसमें ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम होगा रिडक्शन रिएक्शन। दूसरी तरफ अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को गेन करेगा तो इस प्रोसेस का नाम होगा ऑक्सीडेशन। अभी मैंने कहा था कि जो सब्सटेंस रिडक्शन करता है हम कहते हैं वो सब्सटेंस रिड्यूज हो रहा है, यानी Fe2O3 क्या हो रहा है, ये रिड्यूज हो रहा है, और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इस रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है और Fe2O3 रिड्यूज हो रहा है। अब यहाँ पर एक बात और जानना जरूरी है, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन होता है, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि वो अपना ऑक्सीजन किसी दूसरे को देता है। यहाँ पर देखेंगे तो Fe2O3 क्या करता है, अपने ऑक्सीजन को CO को दे रहा है, और इस वजह से CO का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो CO का ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हो रहा है, Fe2O3 की वजह से हो रहा है, क्योंकि Fe2O3 ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है। इसी वजह से Fe2O3 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ने Fe2O3 का ऑक्सीजन एक्सेप्ट किया है। अगर Fe2O3 का ऑक्सीजन कोई एक्सेप्ट नहीं करता और स्वयं CO से CO2 नहीं बन जाता तो Fe2O3 का रिडक्शन होना संभव नहीं था। तो Fe2O3 का रिडक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड Fe2O3 के ऑक्सीजन को गेन कर रहा है और उसको रिड्यूस होने में हेल्प कर रहा है। इस वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट होगा, Fe2O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आप सिंपली ये समझ सकते हो, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। इस प्रकार से ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में भी आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब यहाँ पर उसी चीज़ को हम फिर से लिख रहे हैं, इसको आप समझिए। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज समथिंग एल्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, मतलब दूसरे को ऑक्सीजन देता है। रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसेस समथिंग एल्स इन द इक्वेशन। अब रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड Fe2O3 को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव ऑक्सीजन टू अनदर सब्सटेंस आर रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम इट, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम अदर सब्सटेंस आर गिव हाइड्रोजन टू इट। तो ये इस प्रकार से ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। कोरोजन के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, और इस प्रकार से आज हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का अध्ययन किए, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का अध्ययन किए, सभी रिएक्शंस के रिकैप किए, फिर से उसका अभ्यास किया, और ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में भी हम लोगों ने आज पढ़ा। अब हम बात करने वाले हैं कुछ पहले के जो बताए गए 5 रिएक्शन, उनको भी थोड़ा हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। थोड़ा देखिए आप लोग, मैं उन रिएक्शन पर भी एक बार पुनः फोकस डालना चाहूँगा ताकि हमारा जो रिएक्शन है आप अच्छे से क्लियर हो जाए। आप लोग इसको देख लीजिए, अच्छे से आप नोट भी कर सकते हैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, बेसिकली कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर साथ में होते हैं तो रिडॉक्स रिएक्शन। इतने रिएक्शंस का हम रिकैप एक बार पुनः करना चाहेंगे। तो सबसे पहले कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शंस इन विच 2 or more than 2 सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर के किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम कहते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल आपके पास एग्जाम्पल है C+O2 गिव राइज CO2, 2H2+O2 गिव राइज 2H2O। तो ये हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का।
डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें सिंगल कंपाउंड ब्रेक होकर के 2 या मोर देन 2 सिंपलर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट गेट क्लीव्ड टू गिव राइज 2 or more than 2 products. Thermal decomposition reactions takes place when energy is supplied in the form of heat, electricity and light. डिकम्पोजिशन रिएक्शन या तो हीट के प्रेजेंस में होता है, या इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंस में होता है, या फिर लाइट के प्रेजेंस में होता है। और इसी आधार पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में होता है तो हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और अगर डिकम्पोजिशन का रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होता है तो इसे कहते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की बात पहले कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल आपका ये है, ये देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। When a substance is decomposed by passing electricity, then the process is called electrolysis and this decomposition is called electrolytic decomposition। देखिए वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में किस प्रकार से डिकम्पोज हो रहा है। देखिए तो इस रिएक्शन को हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी कहेंगे इसको हम। नेक्स्ट है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल देख लीजिए। When a substance decompose on heating, it is called thermal decomposition। इसका एग्जांपल है CaCO3 on heating give rise CaO plus CO2। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन हमारा हो गया। नेक्स्ट और रिवाइज कर लेते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन की बात कर लेते हैं। इसको फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। When decomposition takes place in presence of sunlight, जब डिकम्पोजिशन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है तो उसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। इसका एग्जांपल देखो AgBr इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट का सिंबल होता है HNO, तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा Ag प्लस Br। तो ये आपका AgBr का डिकम्पोजिशन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं फोटोलाइटिक के बाद बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज का। ये भी आप तैयार कर लो, एग्जाम में आता है। रिएक्टिविटी सीरीज इज द सीरीज ऑफ मेटल्स अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा इस चैप्टर के सभी चीज़ों को देख रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका भी रिवीजन कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड। जिंक और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को मिक्स करते हैं तो जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। और रिएक्शन आपका होता है Zn प्लस CuSO4 गिव राइज ZnSO4 प्लस Cu। तो इस रिएक्शन में मोर रिएक्टिव जिंक लेस रिएक्टिव कॉपर को डिस्प्लेस करता है, इस वजह से इस रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर द रिएक्शंस इन विच 2 different atom or group of atoms are displaced by other atom or group of atoms are double displacement। या इसको हम सिंपल बोलते हैं, ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें मेटल आयंस का एक्सचेंज होता है। देखिए इसका एग्जांपल है बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4। तो यहाँ पर बेरियम क्या करता है, सोडियम को डिस्प्लेस करता है, और सोडियम क्या करता है, बेरियम को डिस्प्लेस करता है, और आपका प्रोडक्ट बन जाता है बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 मेटल आयंस एक दूसरे को उसके साल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस करते हो तो हम इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट का रिवीजन हो गया। डबल डिस्प्लेसमेंट का रिवीजन हो गया। प्रेसिपिटेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आपको अभी डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता हो, इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता हो, उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन का, एक बार फिर से देख लेते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें एसिड एंड बेस आपस में कंबाइन होकर के साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। एक तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, और ये चीज़ें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही अध्ययन